लास्ट क्लास में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तक हमने डिस्कस किया था। उसके आगे मैं अब ये कंटिन्यू कर रहा हूं। हीट ऑफ सॉल्यूशन पार्ट है। हीट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जब भी हम किसी सॉल्वेंट में, ये सॉल्वेंट कोई जैसे वाटर हो सकता है, कोई और भी सॉल्वेंट हो सकता है, जैसे ये अल्कोहल हो सकता है, जैसे ये HCl हो सकता है। अगर मैं इसमें कोई सॉलिड को डिसॉल्व करता हूं या इवन लिक्विड को भी डिसॉल्व करता हूं तो सॉल्यूशन बन जाएगा। इसमें मिक्स कर दिया मैंने, मान लो इसका x ग्राम मिक्स कर दिया, तो जब ये डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होने के बाद दो काम हो सकते हैं। या तो यहां हीट लिबरेट कर जाए, या यहां हीट देनी पड़े बाहर से। जब मैं इसे डिसॉल्व कर रहा हूं, हीट लिबरेट हो रही है, तो डेल्टा H नेगेटिव आएगा और ये रिएक्शन जो होगा वो एक्सोथर्मिक टाइप रिएक्शन हो जाएगा। जब कभी हीट बाहर से इसको देनी पड़ती है तो एंडोथर्मिक टाइप का रिएक्शन होगा, डेल्टा H पॉजिटिव होगा। ऐसे अमाउंट को, हीट के उस अमाउंट को जो किसी कंपाउंड के 1 मोल को डिसॉल्व करने पर या तो लिबरेट होता है या फिर एब्जॉर्ब होता है, उसको कहते हैं हम हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट का वो अमाउंट है जो किसी 1 मोल सॉल्यूट को, सॉल्यूट उसे कहते हैं जो डिसॉल्व करना पड़ता है। अगर इसका x ग्राम लेने की जगह मैं मोलर मास के बराबर ले लेता हूं, इसको x ग्राम मान लो इसका मोलर मास है, तो ये मैं कहूंगा कि इसको 1 मोल है। 1 मोल किसी मटेरियल का जब मैं डिसॉल्व करता हूं एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में, एक्सेस होना चाहिए, मतलब जितनी हीट निकल रही है तो आप वाटर की वजह से नहीं रोको उसे, ये सॉल्वेंट एक्सेस होगा, सॉल्यूट 1 मोल होगा। जो हीट चेंज आएगी, दैट हीट चेंज इज कॉल्ड एज हीट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, दैट मींस चेंज इन एंथैल्पी। व्हेन 1 मोल, ये बात ध्यान रखनी है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, कंप्लीटली होना चाहिए। ऐसा नहीं ऐड तो 1 मोल किया मैंने और घुला वो आधा, डिसॉल्व कंप्लीटली होना चाहिए। इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यूजुअली वाटर लिया जाता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड को, सॉलिड होता है अमोनियम क्लोराइड, नमक जैसा होता है ये मटेरियल। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो NH4Cl एक्वस बन जाता है, मतलब ये घुल गया, डिसॉल्व हो गया। तो ये हीट यहां बाहर से हमें देनी पड़ी। इसमें एंडोथर्मिक टाइप रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें हीट लिबरेट भी होती है। सॉलिड था बेरियम क्लोराइड, हमने वाटर लिया लिक्विड, BaCl2 ऐड कर दिया, सॉलिड लिया, ऐड करने पर एक्वस BaCl2 बन गया। तब हम क्या बोलेंगे, इतना अमाउंट -2.7 किलो कैलोरी लिबरेट हुआ। ये हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या है। हीट ऑफ हाइड्रेशन अलग चीज है, हीट ऑफ सॉल्यूशन अलग चीज है। हीट ऑफ हाइड्रेशन मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी इसके साथ नहीं मैं डिस्कस करता, मिक्स हो जाएंगी चीजें।
heat of solution and heat of hydration are different. तो सिर्फ अभी मैं हीट ऑफ सॉल्यूशन आपको डिस्कस कर रहा हूं, हीट ऑफ हाइड्रेशन हम करेंगे बाद में डिस्कस। नेक्स्ट पर आते हैं, ये वाली मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये डेफिनेशन थोड़ी सी इलेबोरेटिव है, दो अलग अलग टाइप की होती है ये डेफिनेशन, इनको हम बाद में करेंगे डिस्कस, अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूं मैं डिस्कस। हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या चीज है? वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन प्रोसेस आप समझते हो, जब कोई लिक्विड ले लिया जाता है और ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। यहां वेपर्स इसके साथ एग्जिस्ट करती हैं। इस लिक्विड का कन्वर्जन हीट को एब्जॉर्ब करके, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है। या तो हमने बर्नर लगा रखा है, बर्नर नहीं लगा रखा है तो एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये मॉलिक्यूल जो सरफेस पर होते हैं वो अपनी बाउंड्रीज छोड़कर गैस स्टेट में आ जाते हैं। हम इसे कहते हैं प्रोसेस को इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है। अब हम इसको किस तरह से बोलेंगे? जब भी कभी हम लिक्विड को अलाउ करते हैं इवेपोरेट करने के लिए, तो जितना अमाउंट हीट का एब्जॉर्ब होता है, डेफिनेटली ये लिमिटेड होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए ना लिक्विड, तभी तो बात होगी। ध्यान रहे हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने की बात नहीं हो रही है। ये हीट हाई टेम्परेचर पर भी दी जा सकती है। क्या चेंज हो रहा है? डेल्टा एच चेंज हो रहा है। कांस्टेंट प्रेशर पर इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर। हम यहां कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर लिखेंगे तो एक अलग बात होगी, कांस्टेंट प्रेशर पर अलग बात होगी। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब डेल्टा एच हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं लेना है, तो डेल्टा एच चेंज हो रहा है। आप जानते हो कि डेल्टा एच बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, फिजिकल स्टेट पर भी डिपेंड करता है, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पर भी डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो ये क्यू जो एब्जॉर्ब हो रही है वो हमें एक फिक्स टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर लेनी पड़ेगी। तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ liquid is allowed to evaporate at 25 डिग्री सेल्सियस। ये कहलाता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाटर के लिए ये वैल्यू जो आती है वो 10.5 किलो कैलोरी आती है। वाटर का 1 मोल लें अगर हम, मतलब 18 ग्राम वाटर ले लें और इसको 25 डिग्री सेल्सियस पर रखें। बहुत थोड़े थोड़े वेपर्स बनते रहते हैं, हमें दिखते नहीं है। तो सारे के सारे वाटर को वेपर बनने में जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, बड़ी सिंपल सी बात है। इसका बिल्कुल मैं अपोजिट भी कर सकता हूं। अपोजिट कैसे करूंगा? ये वेपर्स हैं, यहां ये लिक्विड है,
लिक्विड जैसे वेपर में कन्वर्ट होता है, ऐसे वेपर वापस लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी? 10.5 किलो कैलोरी। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही अगर कंडेंसेशन कर रहे हो आप, मींस वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तब ये अमाउंट हीट का इवॉल्व होगा। तो ये जो इवॉल्व हुई है हीट, वो हीट ऑफ कंडेंसेशन कहलाएगी। जब कभी हम वेपोराइजेशन करते हैं, लिक्विड से वेपर बनाते हैं, तो लिक्विड हीट बाहर से एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वेपर्स की अपनी एनर्जी ज्यादा है, लिक्विड की कम है, तो हीट एब्जॉर्ब करके ही तो एनर्जी बढ़ाएगा वो अपनी। जब कभी हम वेपर्स को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वेपर्स की एनर्जी ज्यादा है, लिक्विड की एनर्जी कम है, तो वेपर लिक्विड में आ रही है, दैट मीन्स एनर्जी कुछ बाहर निकालनी पड़ेगी, एक्सोथर्मिक टाइप रिएक्शन होगा, हीट इवॉल्व होगी। इस प्रोसेस में टेम्परेचर हमने फिक्स रख रखा है। तो हम कंडेंसेशन को भी सेम पैटर्न पर डिफाइन कर सकते हैं, बस हीट ऑफ कंडेंसेशन एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। हीट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हीट ऑफ कंडेंसेशन में ये फर्क होगा, यहां हीट इवॉल्व होगी तो यहां हीट एब्जॉर्ब होगी, यहां हीट एब्जॉर्ब हुई तो यहां हीट इवॉल्व हुई। हीट ऑफ कंडेंसेशन माइनस में लिखनी पड़ेगी हमें, ये प्लस में लिखनी पड़ेगी, या एंड वाइस वर्सा, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। बिल्कुल। अगर कभी कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन को इस तरह देखते हो, H2O लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, हीट लेगा ये बाहर से, कितनी? 10.5, यही लिखा है, जो प्लस में लिखेंगे क्योंकि हीट ले रहा है। एंडो थर्मिक, लेकिन अगर मैं गैस को वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर देता हूं, रिवर्स कर देता हूं इसको यहां से इधर, तो ये माइनस हो जाएगी बस। क्या लिखना पड़ेगा मुझे? H2O गैस गिव्स H2O लिक्विड। अब ये रिएक्शन जो होगा माइनस डेल्टा H वाला एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ये क्या है? इवेपोरेशन। ये क्या है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन का मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, 10.5 10.5, लेकिन दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा। एक बात यह है जो आपके काम की, जब भी कभी हम लिक्विड से वेपर में पहुंचाते हैं तो चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड एज हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और वेपर से वापस हम लिक्विड में लाते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। नेक्स्ट देखो इसके बाद,
Change in enthalpy when liquid change into vapor state or vapor change into liquid state is called heat of vaporization, but sign ध्यान रखना है इसका, अमाउंट तो सेम रहेगा, हीट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन साइन का फर्क रहेगा अगर हम एक को दूसरे, दूसरे को पहले में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेम रिलेशन है, हम जब कभी किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड में बदलने का प्रोसेस कहलाता है कि ये फ्यूजन है, मेल्टिंग कह दो या फ्यूजन कह दो। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस कहलाता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये भी आपने नाम सुने हुए हैं। जैसे आइस वाटर में जिस टेम्परेचर पर कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं कि ये आइस का मेल्टिंग टेम्परेचर है, फ्यूजन टेम्परेचर है। वही टेम्परेचर पर, ये तो बात टेम्परेचर की हो रही है, अभी हीट नहीं लाया मैं अभी बीच में, उसी टेम्परेचर पर मैं बोल सकता हूं कि ये लिक्विड आइस में कन्वर्ट हो रहा है, रिवर्सिबिलिटी अगर है तब मैं बोलूंगा ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है उस लिक्विड का। अब ऐसा सोचो कि वाटर है, लिक्विड, ये कन्वर्ट हो गया वाटर सॉलिड में, दूसरी तरफ वाटर सॉलिड, वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड बनना कहलाएगा फ्रीजिंग। इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी सॉलिड की एनर्जी आप जानते हो कम होती है भाई, गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड की, सबसे कम सॉलिड की, तो ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी स्टेट में आ रहा है, कुछ एनर्जी बाहर देनी पड़ेगी। हीट यहां निकलेगी, मींस यहां डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। जब कभी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ये सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो सॉलिड की एनर्जी अपनी कम है, इसकी अपनी एनर्जी लिक्विड के मॉलिक्यूल की ज्यादा होती है, तो क्या होगा, यहां हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, डेल्टा एच पॉजिटिव हो, सेम अमाउंट, लेकिन क्योंकि प्रोसेस फॉरवर्ड बैकवर्ड एक ही चीजें हैं दोनों तरफ, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इसका। एक बात जो मैंने बताई आपको, जस्ट हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ मेल्टिंग, ट्रांसफॉर्मेशन हम किसकी करते हैं, सॉलिड की लिक्विड में, लिक्विड की सॉलिड में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। एक ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम हीट ऑफ फ्यूजन नाम देते हैं। दो और मुझे बतानी है, इसके बाद ये डेफिनेशन वाला आपका पार्ट पूरा हो जाएगा। नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर उसके बाद आगे मैं प्रोसीड करता हूं।